हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं एच रोशन फिर आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। इस वीडियो में मैं जनरल बायोलॉजी के अंतर्गत पिछले चल रहे बायोलॉजी के इवोल्यूशन चैप्टर की बात करूंगा। जहां पर मैंने पिछले वीडियो में छोड़ा उससे आगे की मैं बात लेकर यहां पर आया हूं। पिछले वीडियो में हमने उद्विकास से सिद्धांतों को पढ़ रहे थे। उद्विकास से संबंधित जो भी सिद्धांत दिए गए थे, जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, उसी से आगे का भाग हम यहां पर प्रस्तुत करेंगे। पहला पार्ट में आपने पहला सिद्धांत पढ़ा था लैमार्किज्म, जो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने दिया। उसमें हमने देखा कि कुछ कारणों की वजह से कुछ वैज्ञानिकों के साक्ष्य के आधार पर लैमार्कवाद अमान्य घोषित हो गया और तब एक नए सिद्धांत की जरूरत थी। और तब वहां से एक नया सिद्धांत आया जिसको डार्विनिज्म कहते हैं। डार्विनिज्म का मतलब डार्विनवाद, और डार्विनवाद देने वाला व्यक्ति चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, पूरा नाम रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। और इन्होंने अपने जो सिद्धांत के द्वारा दुनिया को बताया वही इवोल्यूशन या उद्विकास से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, सबसे सटीक और सर्वमान्य सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत पूछता है तो हम लोग को याद रखना होता है लैमार्क की बातें। जब सर्वमान्य मत की बात होती है, सर्वमान्य सिद्धांत की बात होती है, तो डार्विनिज्म के बारे में ध्यान रखना है। अब यहां से आगे बढ़े तो चार्ल्स डार्विन ने दिया, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इंग्लैंड के रहने वाले, 1809 ईस्वी में इनका जन्म, और मात्र 22 साल की उम्र में ही इनकी प्रतिभा को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें पूरे ब्रिटेन की तरफ से एक प्रकृति के विद्वान के तौर पर एक छोटी सी नौकरी उपलब्ध कराई। एक नौकरी जो नेचर को समझने के लिए दिया गया था। प्रकृति को समझना, प्रकृति को अध्ययन करना और उसके द्वारा चीजों को बताने का कार्य इनको सौंपा गया। और इसी के क्रम में डार्विन ने गवर्नमेंट से एक प्रपोजल रखा कि मैं नेचर को समझने के लिए पूरी दुनिया का भ्रमण करना चाहता हूं और भ्रमण करके देखना चाहता हूं कि अलग अलग वातावरण में, अलग अलग जलवायु में, अलग अलग क्लाइमेट्स में जीवों की स्थिति कैसी होती। और इसी को ध्यान में रख करके डार्विन को ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुविधाएं मुहैया कराया और उसी के द्वारा उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन से दुनिया को एक नया सिद्धांत दिया जिसको हम डार्विनवाद के रूप में पढ़ते। तो इन सिद्धांत को पढ़ने से पहले डार्विनवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जैसे कि डार्विन दुनिया का भ्रमण करने के लिए एक जहाज का प्रयोग किया। ये जहाज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराया था, जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जहाज का नाम। तो याद रखेंगे जहाज का नाम HMS बीगर। कई बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। इसके बाद इन्होंने यात्रा किया लगभग 6 से 7 साल। हर सागर को विजिट करने के बाद जो अध्ययन करना था उस कार्य को करने के लिए कुछ महासागरों का यात्रा की इस जहाज के माध्यम से। तो यात्रा का ड्यूरेशन याद रखना है, लगभग 6 ईयर, 6 साल तक घूमते रहे। और घूमते घूमते एक द्वीप पर पहुंचते हैं। द्वीप का नाम भी एग्जाम में पूछा है, याद रखना है गलपैगोज। गलपैगोज आइलैंड के नाम से इसको जाना जाता। तो कभी कभी पूछता है कि डार्विन के द्वीप का नाम क्या था, तो गलपैगोज। इसी द्वीप पर उन्हें एक पक्षी दिखाई दिया और उस पक्षी में तरह तरह के लक्षणों को देख करके डार्विन को उद्विकास से संबंधित समझने का काफी मौका मिला। और इसी को ध्यान में रख करके एक पक्षी का नाम पूछा जाता है कि डार्विन के पक्षी का नाम क्या था। तो चूंकि डार्विन ने इस पर अध्ययन किया तो पक्षी का नाम भी रख दिया डार्विन फिंचे। तो याद रखेंगे कि डार्विन का पक्षी कौन, तो डार्विन फिंचे। अब जो भी यात्रा के दौरान उन्होंने फील किया, जो चीजें उन्हें पता लगा, जो निष्कर्ष पर पहुंचे, उन्हें एक बुक के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। बुक का नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पुस्तक, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ऑरिजिन मतलब उत्पत्ति, स्पीसीज मतलब प्रजाति, और बाय नेचुरल सिलेक्शन प्रकृति के चयन के हिसाब से। नेचुरल मतलब प्राकृतिक और सिलेक्शन मतलब चयन, अर्थात प्रजातियों की उत्पत्ति प्राकृतिक चयन के अनुसार। और यह पुस्तक दुनिया में 24 अक्टूबर 1859 को पब्लिश होती है और इस डेट को ही
दुनिया में इस पुस्तक के सारे कॉपी सेल हो जाते, सारे बुक जितने भी छपे थे लाखों की संख्या में, लाखों बुक आउट ऑफ मार्केट हो जाते। और जो इस बुक में पढ़ा गया उसी के द्वारा डार्विनवाद से संबंधित सिद्धांतों को समझने का मौका मिला। और आज भी यह सिद्धांत सबसे सटीक सिद्धांत के तौर पर पढ़ा जाता है। तो इस बुक में क्या था, इवोल्यूशन से संबंधित कौन सी बातें बताई थी, उसी को हम लोग को देखना। अब यहां ध्यान दें कि डार्विनवाद से संबंधित जो भी बातें थी उसे मैंने यहां पर एक सीक्वेंस में दर्शाया, जिसको हम डार्विनवाद का मेन फैक्ट्स कह सकते हैं, मेन तथ्य। और इसी के आधार पर दुनिया को प्रजातियों की उत्पत्ति से संबंधित एक कॉन्सेप्ट दिया। तो क्या बातें थी, इसी को एक एक करके हम लोग देखें। तो मेन जो फैक्ट्स था, मेन तथ्य, उसमें पहला पॉइंट यहां लिखा हुआ है, ओवर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। ओवर मतलब अत्यधिक, अपार, रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन, और पोटेंशियल मतलब क्षमता। अर्थात इस पॉइंट के द्वारा बताना चाहते थे कि जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता होती है। हर जीव अपनी संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता होती है। ये व्यक्ति डार्विन बताने वाले, और इसके द्वारा ये दुनिया को समझाना चाहते थे कि हर जीव ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी संतति को बढ़ाना चाहता है, अपने संतान की वृद्धि करना चाहता है। और इसके लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया। जैसे एक एग्जाम्पल होता है, नाम है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, नाम है पारामीशियम। एक छोटा सा जीव है, और पारामीशियम प्रोटोजोआ वर्ग में एक बहुत ही छोटा सा जीव है। और इनका कहना था कि ये पारामीशियम 48 घंटे में 3 बार प्रजनन करता है, अपनी अपनी संख्या 3 में वृद्धि कर देता है। वो 3 फिर प्रजनन करते हैं, फिर 3 को डेवलप करते हैं। और इस प्रकार अगर सभी पारामीशियम अगर बच जाएं, डेवलप हो जाएं, तो 5 साल में इनको रहने के लिए पृथ्वी पर जगह कम पड़ जाए। इसी के अलावा एक और एग्जांपल दिया, नाम था कॉड फिश। कॉड फिश जो अटलांटिक महासागर में रहता है, इसके बारे में बताया कि कॉड फिश एक बार में 2 मिलियन अंडे देती है। और 2 मिलियन अंडे से अगर सभी मछली डेवलप हो जाए, विकसित हो जाए, तो अटलांटिक महासागर में रहने के लिए इनको जगह कम पड़ जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल दिया हाथी का। और हाथी स्तनधारी वर्ग में, और स्तनधारियों में सबसे कम प्रजनन क्षमता हाथी की होती। और इन्होंने कहा कि हाथी सबसे कम प्रजनन क्षमता वाला प्राणी है, पूरे जीवन में अधिकतम 6 बच्चे को जन्म दे सकता है। और अगर सभी 6 बच्चे डेवलप हो जाएं, तो एक जोड़े हाथी से, अगर एक जोड़ा हाथी का लिया जाए, तो 750 साल में इनकी संख्या लगभग 2 करोड़ हो जाए। तो इन सब डाटा के द्वारा वो बताना चाहते थे कि जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता होती। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट बताया, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट पॉपुलेशन। अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग, कांस्टेंट मतलब नियत, और पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। अर्थात किसी भी जीव की पृथ्वी पर जनसंख्या लगभग हमेशा बराबर रहती है, उसमें ज्यादा वृद्धि या कमी नहीं होता। तो एक की प्रजनन की अपार क्षमता है और दूसरा कांस्टेंट पॉपुलेशन होता, तो जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ती है? इसके लिए उन्होंने एक तीसरा पॉइंट बताया, क्योंकि ये दोनों बहुत ही विवादास्पद तथ्य था। पहला कि अपार क्षमता है, और दूसरा कि जनसंख्या बढ़ती नहीं है। अपार संख्या है तो जनसंख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन अपार क्षमता होने के बावजूद जनसंख्या में वृद्धि नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है, इसको डार्विन ने इस तथ्य के द्वारा समझाया, जिसको स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहते, अस्तित्व के लिए संघर्ष। और यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट डार्विनवाद का। तो इसको ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस किसने दिया, तो याद रखेंगे नाम चार्ल्स डार्विन का। अस्तित्व के लिए हर जीव को संघर्ष करना होता है। तो डार्विन ने कहा कि पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए लैंड और भोजन की आवश्यकता होती है, और इन दोनों चीजों को प्राप्त करने के लिए जीवों में संघर्ष होता है। और जो संघर्ष करने में सक्षम होता है
वही इस पृथ्वी पर रह सकता है। जो संघर्ष करने में सक्षम नहीं है, जिसको ताकत नहीं है इस समस्या को झेलने की, उसको पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है। नेचर उसको पृथ्वी पर स्वीकार नहीं करती है। और इसी के द्वारा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के रूप में इन्होंने मेन तथ्य को समझाने का प्रयास किया। अब ये संघर्ष जो होगा, उस संघर्ष में क्या परिवर्तन होगा, इसको उन्होंने अगले तथ्य से समझाने का प्रयास किया, जिसको वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन मतलब विविधता, अर्थात जीवों में संघर्ष करने के दौरान उनके शरीर में वेरिएशन आ जाता है, विविधता आ जाती है, और उनका शरीर पहले से कुछ चेंज हो जाता है। दैट मीन्स कि जो भी समस्याएं हैं उसको झेलने के लिए कुछ न कुछ शरीर में परिवर्तन करना पड़ता है, और जो परिवर्तन होता है वही वेरिएशन या विविधता के रूप में दिखाई देता, या शरीर में वैसी विविधता उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एग्जाम में सीट कुछ होता है, लिमिट, एप्लीकेंट बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन डाले जाते हैं, उसमें कुछ ही का सिलेक्शन होता है। सभी एग्जाम देते हैं, सभी तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें कुछ का सिलेक्शन होता है, बाकी उसमें से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो सिलेक्शन किनका होता है? जो सभी विद्यार्थियों में थोड़ा सा भिन्न होते हैं, कुछ अलग रखते हैं अपने अंदर, कुछ अलग एक्स्ट्रा उनमें क्षमता होती है जनरल स्टूडेंट से, आम विद्यार्थियों से, और परिणाम स्वरूप वो आम विद्यार्थी से अलग हो जाते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता। और यही यहां पर लागू होता कि जो संघर्ष होगा उस संघर्ष के दौरान वेरिएशन लाया जाता है, और वो शरीर में जो वेरिएशन था वो विविधता के रूप में दिखता। और उसी में से जो सबसे अच्छा वेरिएशन होता है, जिसको यहां लिखा गया यूजफुल वेरिएशन, उपयोगी विविधता, उसका नेचर चयन कर लेती है। तो जो विविधता या वेरिएशन जीवों को संघर्ष करने में, स्ट्रगल करने में मदद करे, नेचर उस वेरिएशन का चयन करती है, उसका सिलेक्शन करती है, और धीरे धीरे वो वेरिएशन शरीर में जमा होता रहता है। तो जो वेरिएशन सबसे अच्छा हो, जो एक जीव को इस पृथ्वी पर संघर्ष करने में, जीवन जीने में मदद करे, उसका नेचर चयन करती है, जिसको एक टर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया, नाम है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब सामर्थ्य की उत्तरजीविता। और ये कहने वाला व्यक्ति, जिसका नाम एग्जाम में पूछा जाता है, नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसको ध्यान रखेंगे, जो एग्जाम में अक्सर पूछेगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डार्विन का सिद्धांत है, लेकिन इसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के रूप में कहने वाला व्यक्ति हर्बर्ट स्पेंसर। अर्थात जो वेरिएशन सबसे यूजफुल होगा उसका नेचर चयन कर लेगी, और धीरे धीरे जीवों में विविधता इतनी हो जाएगी कि वो पहले से भिन्न हो जाएंगे। और परिणाम स्वरूप अंत में डार्विन ने कहा कि ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, और इस प्रकार एक नए प्रजाति का जन्म हो जाता है। विविधता इतनी हो जाती है कि वो पहले के प्राणी से एक नए प्राणी के रूप में दिखने लगते हैं। और यही डार्विन का मेन कॉन्सेप्ट जो इवोल्यूशन से संबंधित दिया गया। तो यहां पर 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है, कुछ फैक्चुअल बातें हैं और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, संघर्ष, अस्तित्व के लिए संघर्ष, दूसरा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो दोनों पॉइंट एग्जाम में अक्सर पूछा जाए। इसके अलावा जो भी पोस्टुलेट्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, ओवर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट पॉपुलेशन, ये सब एग्जाम में एक तथ्य के रूप में पूछा जाता है। तो ये डार्विन का सबसे सर्वमान्य, सबसे सटीक सिद्धांत। तो इसी सिद्धांत के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। आगे मैं फिर इसके आगे की बात करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को सिस्टमेटिकली शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करें। जो भी वीडियो दिया जा रहा है वो सिस्टमेटिकली दिया जा रहा है। जब शुरू से अंत तक देखेंगे तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो इसको ध्यान से देखें और मेन कॉन्सेप्ट्स को, जो भी मेन पॉइंट्स है उसको याद रखें, जो एग्जाम में अक्सर प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। आजकल जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें इन सबसे कुछ प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ही अधिक है, तो इसको ध्यान रखें। तो थैंक यू। फिर मिलूंगा मैं एच रोशन आपके साथ एक नए वीडियो के साथ।